प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। इस कक्षा में हम निबंध कला के विभिन्न अवयवों के बारे में पढ़ेंगे, उनका अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षाओं में यानी लॉकडाउन से पूर्व की कक्षाओं में हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के उद्भव की चर्चा करते हुए मैंने आपसे आधुनिक काल के उद्भव के दो सर्व प्रमुख अवयवों पर ध्यान देने के लिए कहा था। पहला अवयव है खड़ी बोली का साहित्य की केंद्रीय भाषा के रूप में स्वीकार, और दूसरा प्रमुख अवयव है गद्य विधा का संपूर्ण साहित्यिक परिदृश्य में स्वीकार। आप ध्यान दें तो ये दोनों गुण, ये दोनों विशेषताएं आधुनिकता के उद्भव से संबंधित है। विशिष्ट तौर पर हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का उद्भव इन दो विशेषताओं के साथ होता है। जहां आधुनिक काल से पूर्व साहित्य की केंद्रीय भाषा के रूप में ब्रज भाषा विद्यमान थी, यानी यदि आप रीतिकालीन साहित्य का अध्ययन करें तो आप पाएंगे कि साहित्य की केंद्रीय भाषा ब्रज भाषा है। लेकिन जैसे ही आप आधुनिक काल में प्रविष्ट होते हैं तो आप देखते हैं कि एक प्रकार का सामूहिक चिंतन या एक प्रकार की सामूहिक सहमति बनती चली जाती है खड़ी बोली के पक्ष में। खड़ी बोली को क्यों ग्रहण किया गया, ब्रज भाषा को क्यों छोड़ा गया, इसकी चर्चा चूंकि हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं, इसलिए इस कक्षा में हम वह चर्चा नहीं करेंगे, कोई दोहराव नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ, यह एक तथ्य है कि खड़ी बोली को साहित्य की केंद्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन उसी के समानांतर या दूसरी विशेषता के तौर पर हिंदी साहित्य में गद्य विधा का, जो गद्य शैली थी, उसका व्यापक प्रचार और प्रसार हुआ। यदि आप आधुनिक काल से पूर्व गद्य लेखन की स्थितियों को देखें हिंदी साहित्य में तो आप पाएंगे कि गद्य लेखन की वैसी कोई पुष्ट परंपरा नहीं थी। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता जैसे कुछ ग्रंथों में या अर्ध कथानक में कुछ स्थितियों में गद्य के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन उन प्रमाणों को संपुष्ट गद्य के रूप में पहचान लेना शायद उचित नहीं होगा। गद्य की सुस्पष्ट परंपरा का सीधा संबंध हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के उद्भव से है। और जब हम गद्य विधाएं या गद्य शैली की बात करते हैं तो गद्य शैली का प्रमाण और गद्य शैली का सबसे नियामक रूप हमें निबंध में मिलता है। हमने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ते समय ये जाना था कि आधुनिक काल में कई साहित्यिक रूपों और विधाओं का उद्भव हुआ, और इन साहित्यिक रूपों और विधाओं का सीधा संबंध आपके गद्य के स्वरूप से है। जैसे कहानियाँ, उपन्यास, रिपोर्टाज, जीवनियाँ पहले भी लिखी गई हैं, लेकिन जीवनी का वह स्वरूप जो आधुनिक काल में आकर के निर्मित होता है, वैसी जीवनियाँ पहले नहीं लिखी गई थी। और यह गद्य के कारण ही संभव हो पाया कि इस प्रकार से विशद तौर पर जीवनी लेखन या आत्मकथा लेखन की परंपरा बनाई जा सके। इसी प्रकार से निबंध लेखन, जो एक प्रकार से गद्य की कसौटी कही जाती है, निबंध की जो पूरी परंपरा है, इसे विद्वानों ने गद्य की कसौटी कहा है। और यह लेखन भी आधुनिक काल के उद्भव से संबंधित है।
हालांकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे कुछ विचारकों का मानना है कि हिंदी में या भारतीय साहित्य में निबंध विधा आधुनिक काल से पूर्व ही विद्यमान थी, लेकिन उनका स्वरूप क्या ठीक वैसा ही था जैसा आज हमें हिंदी साहित्य के विभिन्न निबंधों में देखने को मिलता है? यदि ऐसा नहीं था तो क्या फर्क था? और जब हम आधुनिक संदर्भों में निबंध कला की बात करते हैं तो उस निबंध कला के मूल मर्म क्या है, मुख्य अभिलक्षण क्या है और मुख्य विशेषताएं क्या हैं? अभी मैंने आपको बताया कि निबंध गद्य लेखन की एक विधा है। यह जो निबंध शब्द है, वास्तव में इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय के रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का भी उल्लेख किया जाता है, लेकिन साहित्यिक आलोचना में सर्वाधिक प्रचलित शब्द निबंध ही है। कई बार इसे अंग्रेजी में कंपोजिशन कहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इसके समानांतर शब्द है या जहां से यह निबंध शब्द आता है अनुदित तौर पर, वह शब्द है ऐसे। अभी मैंने आपको बताया कि द्विवेदी जी ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आधुनिक काल में आकर के हिंदी में निबंधों का प्रस्फुटन होता है। द्विवेदी जी का मानना था कि संस्कृत में भी निबंध का साहित्य था। निबंध की जो विधा थी उस विधा में उस विधा का स्वरूप हमें संस्कृत साहित्य में भी देखने को मिलता है। लेकिन जो प्राचीन संस्कृत साहित्य के निबंध हैं, उन्हें अगर आप ध्यान से देखें, पढ़ें, तो आप पाएंगे कि उनमें धर्मशास्त्रीय सिद्धांतों की तार्किक व्याख्या की गई है। उनमें व्यक्तित्व की वह विशेषता नहीं थी जो आधुनिक निबंधों का मूल पर्याय मानी जाती है। इस प्रकार से वर्तमान काल के जो निबंध हैं, जिनका संबंध, गहरा संबंध आधुनिक भावबोध, विचार प्रक्रिया, तर्क प्रणाली से है, वे संस्कृत निबंधों से उल्टे हैं। उनमें व्यक्तित्व या वैयक्तिकता का गुण सर्वप्रधान है। ये आपको समझना होगा कि जब निबंध लिखा जाता है तो यह मूल प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया जाता है कि निबंध लेखक का व्यक्तित्व उसकी निबंध कला में प्रदर्शित हो। जो निबंध वह लिख रहा है, उस निबंध में उसकी अपनी अंतःचेतना और अपने व्यक्तित्व का प्रस्फुटन अवश्य होना चाहिए। एक मायने में माना जाता है कि इतिहास बोध मनुष्य को परंपरा की रूढ़ियों से मुक्त करता है, मनुष्य के व्यक्तित्व को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में निर्मित करता है। निबंध विधा का गहरा संबंध इस इतिहास बोध से है और यही कारण है कि निबंध की प्रधान विशेषता व्यक्तित्व का प्रकाशन है। निबंध की एक अच्छी परिभाषा या कहें एक विशद परिभाषा है कि निबंध लेखक के व्यक्तित्व को प्रकाशित करने वाली ललित गद्य रचना है। अगर इस परिभाषा को पढ़ें, पहली चीज तो आपको एक बहुत सुप्रसिद्ध जुमला पता होगा कि एवरी डिफिनीशन इज अ निगेशन। लेकिन इस डिफिनीशन में निगेशन की बजाय अतिव्याप्ति का दोष है। अगर आप ध्यान दें तो ये जो डिफिनीशन है जिससे हम निबंध को परिभाषित कर रहे हैं, इसमें निगेशन की बजाय अतिव्याप्ति है और इसीलिए वास्तव में इसका कारण है, इस अतिव्याप्ति का कारण है कि निबंध के इतने ललित रूप हैं और स्वयं निबंध का जो मूल स्वरूप है वह साहित्य की अन्य विधाओं और रूपों की अपेक्षा इतना स्वतंत्र है कि उसे किसी भी सटीक परिभाषा में बांध देना बेहद मुश्किल काम है।
निबंध की विशेषताओं को समझते हुए, और जब मैं निबंध की विशेषताएं कह रहा हूं, आपको यह समझना होगा कि कई बार हम केवल परिभाषा गढ़ने में न जुट जाएं, हम उस विषय की मूल अंतर वस्तु को समझने का यत्न करें। यदि हम केवल परिभाषा गढ़ने और रटने में जुट जाएंगे तो हम उस विषय, उस रूप की मूल अंतश्चेतना से शायद बहुत दूर हट जाएंगे, क्योंकि हम उस विषय को परिभाषा में बांधने के क्रम में उसकी संभावनाओं का क्षय कर देंगे। तो ये आपको समझना होगा कि सारी दुनिया की भाषाओं में निबंध को साहित्य की सृजनात्मक विधा के रूप में मान्यता आधुनिक युग में ही मिली। आधुनिक युग में ही मध्ययुगीन धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति का द्वार दिखाई पड़ा, और इस मुक्ति से निबंध का बहुत ही गहरा संबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंध कला और निबंध लेखक के विविध गुणों की चर्चा करते हुए लिखा, निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है। अर्थ संबंध सूत्रों की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं ही भिन्न भिन्न लेखकों के दृष्टिपथ को निर्दिष्ट करती हैं। एक ही बात को लेकर किसी का मन किसी संबंध सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। इसी का नाम है एक ही बात को भिन्न दृष्टियों से देखना। व्यक्तिगत विशेषता का मूल आधार यही है, यानी व्यक्तिगत वैचारिकी, व्यक्तिगत विचार दृष्टियों का सीधा संबंध निबंध कला से है। यदि आप अपने निदर्शनों को, अपनी दृष्टियों को और उन दृष्टियों के माध्यम से विषय के विविध उत्कर्षों को अपनी निबंध कला में समाविष्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप एक बेहतर निबंध लेखक नहीं हो सकते हैं। आपको मैं बारंबार ध्यान दिलाना चाहूँगा कि निबंध लेखक के व्यक्तित्व की विशिष्टता उसके निबंध में प्रदर्शित होनी चाहिए। इस बात को आपको गांठ बांध लेना है। और जब अभी आप बहुत छोटे हैं, आपको लगता होगा कि निबंध लिखते हुए मैं अपने व्यक्तित्व का प्रदर्शन निबंध में कैसे कर पाऊंगा। और सच भी है, अक्सर आप लोग निबंधों को रटते हैं और परीक्षा केंद्रों पर जाकर के अपनी कापियों में वही रटे हुए निबंध लिखाते हैं। लेकिन मैं इससे इतर आपसे कहना चाहूँगा कि आप उन विषयों के बारे में पढ़ें तो, लेकिन अपनी मूल धारणाएं, और जरूरी नहीं है कि हमेशा आप सही हों, लेकिन सोचना बेहद जरूरी है। जब आप सोचेंगे और तर्क करने की विविध प्रक्रियाओं से गुजरेंगे और उन प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे, तभी धीरे धीरे कोशिश करते हुए आप सही ढंग से तर्क करने की ओर प्रवृत्त होंगे, वह गुण प्राप्त करेंगे और उसके बाद आप एक बेहतर निबंध लेखक बनेंगे, जब आप अपने विचारों में अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन कर सकेंगे। हर व्यक्ति का व्यक्तित्व मूल चरित्र में अलग है और उसकी अपनी विशिष्टता है। अपनी विशिष्टता को जानना भी निबंध लिखना है। निबंध में आप ध्यान दीजिए कि निबंध केवल बाहरी विषयों का लेखन नहीं है। निबंध बाहरी विषयों पर भले लिखा जाए, लेकिन उस निबंध लेखन में बाहरी विषयों के बारे में बात करते हुए कहीं न कहीं आप अपनी अंतश्चेतना का प्राकट्य भी कर रहे हैं। और इस तरीके से निबंध का लिखना या निबंध लेखन बाहर और भीतर की आवाजाही का एक सुगम मार्ग है, जिसका सूत्र आधुनिक काल में आकर गद्य विधा के माध्यम से मनुष्य को मिला। और इसीलिए यह भी आपको समझना होगा कि निबंध में किसी ऐसी ठोस रचना नियमों और तत्वों का निर्देश नहीं किया जा सकता।
ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूं कि नहीं, तुमको ठीक ठीक ऐसे निबंध लिखना है। तो हर बार विषय के अनुरूप निबंध की चूंकि वृत्तियां बदल जाती हैं, आपके सोचने का तरीका बदल सकता है, लिहाजा एक नियम, एक खांचे में या एक पैटर्न पर निबंध कला को बांधना न तो संभव है और न ऐसी कोई कोशिश की जानी चाहिए। एक अध्यापक के रूप में मैं आपसे यही बात कहूँगा और एक विद्यार्थी के रूप में आप यह बात बैठाएं। अगर आपको एक बेहतर निबंध लेखक बनना है और निबंध की समझ अपने भीतर विकसित करनी है, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप अपने भीतर से स्वतंत्र विचारों का उन्मेष करें। आप स्वतंत्र विचारवान हो। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो कह रहा हूँ, एक अध्यापक जो कह रहा है उसे आप ध्यान से सुने, लेकिन सुन करके उसे रट न लें, उस पर विचार करें। यदि कोई शंका होती है, कोई संदेह होता है, तो आप अपने अध्यापक से उस विषय पर बातचीत करें और उन शंकाओं को सुलझाने की कोशिश करें। अपने तरीके से सोचने की कोशिश करें और अपने सोचने के तरीके से अध्यापक को भी परिचित कराएं। इससे क्या होगा कि केवल आप नहीं सीखेंगे, अध्यापक भी सीखेगा। अब मैं आपको हिंदी साहित्य कोश के अनुसार, जो हिंदी साहित्य कोश में निबंध लेखन के गुण बताए गए हैं वह मैं आपको सुनाता हूँ। सुनिए। हिंदी साहित्य कोश में लिखा है कि लेखक बिना किसी संकोच के अपने पाठकों को अपने जीवन अनुभव सुनाता है और उन्हें आत्मीयता के साथ उनमें भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। उसकी यह घनिष्ठता जितनी सच्ची और सघन होगी, उसका निबंध पाठकों पर उतना ही सीधा और तीव्र असर करेगा। इसी आत्मीयता के फलस्वरूप निबंध लेखक पाठकों को अपने पांडित्य से अभिभूत नहीं करना चाहता। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पांडित्य से अभिभूत करने की चाहना है और आत्मीयता है, इन दो बातों पर गौर कीजिए। जब हमने निबंध की विशेषता बताते हुए, निबंध के गुण बताते हुए कहा कि निबंध कला का मूल गुण है निबंध लेखक के व्यक्तित्व का निबंध में प्रकाशन, तो उसमें यह भी समाहित है कि निबंध के माध्यम से निबंध लेखक पाठक से एक आत्मीय संबंध स्थापित करे। आप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध पढ़ें तो आप पाएंगे, अच्छा एक बात आप जान लें कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को कई बार ललित निबंध कहा जाता है। विभिन्न विषयों पर सांस्कृतिक परिदृश्य और सांस्कृतिक दृष्टि से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध लिखे हैं। तो द्विवेदी जी के निबंध जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि गहरी आत्मीयता बोध से जुड़े हुए और उपजे हुए निबंध, और कहीं भी द्विवेदी जी अपने पांडित्य से अभिभूत नहीं करना चाहते, डरा देना नहीं चाहते हैं पाठकों को। जबकि अगर आप जानते हो, पढ़ाई की होगी आपने, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भारतीय संस्कृति के अद्भुत और सुविख्यात पंडित हैं, विशद विद्वान माने जाते हैं। लेकिन अच्छा, उनके निबंधों में वह पांडित्य, वह विद्वता आती भी है, लेकिन आप गौर करें कि कहीं भी उस विद्वता के माध्यम से हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने पाठकों को डराना या अभिभूत कर देना नहीं चाहते। ऐसा कोई आभा मंडल नहीं बनाना चाहते हैं जिससे पाठक से लेखक दूर हो जाए। जबकि मूल बात यह है कि निबंध लेखक के माध्यम से बहुत आत्मीय तरीके से लेखक अपने पाठकों से जुड़ता है।
इस प्रकार से निबंध के दो सबसे विशिष्ट गुण हैं, इन पर आपको ध्यान देना होगा। पहला विशिष्ट गुण है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति, यानी निबंध लेखक का व्यक्तित्व निबंध में अभिव्यक्त होना ही चाहिए। और दूसरा विशिष्ट गुण है सहभागिता का आत्मीय या अनौपचारिक स्तर। आप जानते हैं वार्तालाप के दो प्रकार हैं, औपचारिक, अनौपचारिक। औपचारिक वार्तालाप क्या है? जो आप कि अपने कार्यस्थल पर जाकर अपने वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत करते हैं, जो आप लेटर्स लिखते हैं ऑफिशियल्स, वो सभी औपचारिक बातचीत का या औपचारिक वार्तालाप का एक रूप है। लेकिन अनौपचारिक बातचीत में औपचारिकता का लोप हो जाता है। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स हैं वो समाप्त हो जाते हैं, उनमें आत्मीयता प्रमुख हो जाती है। जैसे एक पिता पुत्र का वार्तालाप, माता और पुत्र पुत्री का वार्तालाप, आप अपने परिवार, अपने सगे संबंधियों, अपने मित्रों से जो वार्तालाप कर रहे हैं। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो एकदम लोकल स्टाइल में बातचीत होती है उसको नहीं डाल देना है आपको निबंध में। या कुछ लोग मैंने देखा है कि दोस्ती में अब शब्दों का भी प्रयोग करने लगते हैं। तो ऐसी कोई अनौपचारिक बातचीत के स्तर को आपको निबंध लेखन में नहीं डालना है। थोड़ा सा गरिमा भी बनाए रखनी है। निबंध का गहरा संबंध गरिमा से भी है। रामचंद्र शुक्ल के निबंध पढ़ें तो पाएंगे कि उनमें गरिमा का तत्व बहुत प्रमुख है। अब हम आते हैं कि निबंध का आरंभ कैसे हो, बीच में क्या हो, अंत किस प्रकार किया जाए। और ये सवाल तो आपके मन में आएंगे ही आएंगे, बहुत जरूरी सवाल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसे किसी भी नियम या निर्देश को मानने के लिए निबंध लेखक बाध्य नहीं है। जब मैंने आपसे कहा कि निबंध लेखन में व्यक्तित्व की विशिष्टता झलकनी चाहिए, तो इसका मतलब है कि अपने व्यक्तित्व और अपने आत्मीयता के प्रदर्शन की विशिष्टता के माध्यम से आपको निबंध लिखना है। किसी नियम या नियमों के माया जाल में आबद्ध होकर नहीं। लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि निबंध एक उच्छृंखल रचना है और निबंधों में निबंधकार जो मन चाहे सो लिख या कह सकता है। निबंधकार अपनी प्रेरणा और विषय वस्तु की संभावनाओं के अनुसार अपने व्यक्तित्व का प्रकाशन और रचना का संगठन करता है। इसी कारण से निबंध शैली का विशेष महत्व है। निबंध में शैली का विशेष महत्व है। आप जानते होंगे हम विभिन्न शैलियों की बात करते हैं। जब हम ललित निबंध करते हैं तो वह भी निबंध की एक शैली है। विचारवान, विचारात्मक शैली, तर्क प्रधान शैली, सामाजिक समस्याओं को उठाने वाली शैली, विभिन्न शैलियां हैं। किन शैलियों में आप लिखते हैं, लेकिन उन दो प्रमुख तत्वों पर आपको अपना ध्यान हमेशा केंद्रित करना होगा कि पहला है व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होनी चाहिए और दूसरा है आत्मीयता बोध होना चाहिए। और केवल होना नहीं चाहिए, निबंध लिखते समय वह आत्मीयता पाठक के साथ प्रकट करते हुए झलकनी भी चाहिए, दिखनी चाहिए सुस्पष्ट तरीके से। अब हिंदी साहित्य में निबंधों की स्थिति के बारे में हम थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक युग में जैसे आधुनिक काल का आरंभ भारतेंदु से होता है, वैसे ही निबंध लिखने की परंपरा का आरंभ भी भारतेंदु और उनके मंडल द्वारा ही होता है। दरअसल निबंध ही नहीं, गद्य की कई विधाओं का प्रचलन भारतेंदु से होता है।
और यह इस बात का प्रमाण है कि गद्य और उसकी विधाएं आधुनिक मनुष्य के स्वाधीन व्यक्तित्व के अधिक अनुकूल है। आप भारतेंदु का साहित्य पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी ने लिखा कि आश्चर्य है कि आधुनिक काल का आरंभ नाटकों से हुआ। आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ें तो आधुनिक काल के उद्भव की व्याख्या करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि आश्चर्यजनक है कि आधुनिक काल का उद्भव नाटकों से हुआ। आश्चर्य क्या है इसमें? क्योंकि दुनिया की तमाम भाषाओं के साहित्य का उद्भव कविता से हुआ। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, यहाँ आपने पढ़ा है। तो साहित्य का प्राकट्य तो कविता के माध्यम से हुआ, लेकिन आधुनिक काल में जब खड़ी बोली का साहित्य नया नया पल्लवित हो रहा था, अब जब हम कह रहे हैं कि आधुनिक काल में नया नया पल्लवित हो रहा है खड़ी बोली का साहित्य, तो आप उसमें अमीर खुसरो को मत ले आइएगा, क्योंकि अमीर खुसरो खड़ी बोली के कवि माने जाएंगे, लेकिन अमीर खुसरो परंपरा की शुरुआत नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि अमीर खुसरो के लेखन के बाद पूरी की पूरी एक सुस्पष्ट और सुदीर्घ परंपरा प्रारंभ हो गई खड़ी बोली लेखन की। यह खड़ी बोली साहित्य लेखन की परंपरा तो भारतेंदु के माध्यम से ही शुरू होती है। तो भारतेंदु के निबंध बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर आपको निबंधों में आत्मीयता देखनी है तो आपको भारतेंदु के निबंध पढ़ने चाहिए। उस समय की तमाम जरूरतें थीं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण जरूरत थी जिनका संबंध उन नाटकों से था। क्या था? सामाजिकता और आत्मीयता। आपको पता है कि अन्य सभी काव्य विधाएं, जितनी भी साहित्यिक रचनाएं, उनको आप एकांत में बैठकर पढ़ सकते हैं, लेकिन नाटक ऐसी विधा है जो अपने मूल स्वरूप में ही सामूहिक है। आप नाटकों को एकांत में नहीं देख सकते हैं। जो रंगमंच है उसका आस्वादन एकांत में नहीं हो सकता है। शायद इसीलिए नाटकों में दर्शकों को सामाजिक कहा जाता है, क्योंकि उसका मूल स्वरूप ही सामाजिक है, वह एकांत प्रियता नहीं है। और इस सामाजिकता का जो बंधन है वो बहुत ही गहरी आत्मीयता से, सामूहिक अंतर्वर्ती आत्मीयता से जुड़ा हुआ है। और यही जो सामूहिक अंतर्वर्ती आत्मीयता है, उसका प्रसार भारतेंदु नाटकों से होते हुए अपनी निबंध कला में भी करते हैं। और भारतेंदु ने चूंकि मार्ग दिखाया, तो बाद में हिंदी की निबंध शैली उसी दिशा में आगे बढ़ती हुई प्रवृत्त हुई। यह बात और है कि अगर आप दो निबंधकारों को देखें, दो सबसे प्रमुख निबंधकार अगर आप देखें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन दोनों की निबंध कलाएं अलग है। आप दोनों के निबंध पढ़ें तो आपको आस्वाद का बिल्कुल भिन्न पैटर्न दिखाई पड़ेगा, और उसका कारण है आत्मीयता बोध और व्यक्तित्व का परिवर्तन। अब आप हिंदी के प्रमुख निबंधकारों का नाम सुन लीजिए और हम इस कक्षा को समाप्त करते हैं। सबसे प्रमुख हिंदी के निबंधकार हैं, शुरू करें तो सबसे पहले सर्वप्रथम भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर उन्हीं के मंडल के प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, फिर बाल मुकुंद गुप्त। बहुत महत्वपूर्ण निबंध लेखक का नाम है सरदार पूर्ण सिंह। बेहद कम निबंध लिखा पूर्ण सिंह ने, लेकिन जो निबंध लिखा उसकी गरिमा बहुत उच्च है
और आज भी जब हम हिंदी साहित्य में निबंध कला की बात करेंगे तो सरदार पूर्ण सिंह की चर्चा के बिना हिंदी निबंध कला को संपूर्णता से समझ पाना, पढ़ पाना संभव है ही नहीं। मील का पत्थर है पूर्ण सिंह के निबंध। मजदूरी और प्रेम आप निबंध पढ़ें तो आपको उनकी निबंध कला की ऊंचाई का पता चलेगा। उसके बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा ने बहुत अलग ढंग से निबंध लिखे हैं। कई बार उनके निबंधों में संस्मरणों की भूमिका प्रबल हो जाती है। यह महादेवी की अपनी विशिष्टता है। फिर कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, नंद दुलारे वाजपेयी, धर्मवीर भारती, और बिल्कुल समकालीन में आकर के बोलना मुश्किल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि अपने समकालीनों के बारे में बोलना खतरनाक होता है, तो फिलहाल यह खतरनाक काम नहीं करते हैं। समकालीन निबंधकारों और निबंध लेखकों की चर्चा 10-15 साल बाद करेंगे। तो इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।